हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिजनेस स्टडीज़ हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का स्टाफिंग का पहला क्लास किए थे, है ना। आप लोग को बताए थे कि ये चैप्टर से 7 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। भाई एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। तो टोटल 7 क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को बताए थे और हम स्टार्ट भी कर दिए थे पढ़ाना। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कहाँ तक आए थे सर? हम लोग यहाँ तक आए थे, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट से। सर क्या मतलब है रिक्रूटमेंट का? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करना, परसुएड करना कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करे। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिक्रूटमेंट। जॉब दिए नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए परसुएड कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। तो क्या है? देखो 2 मार्क्स में सब आ सकते हैं मीनिंग। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, मतलब परसुएडिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव, क्यों हम किसी को मोटिवेट करें, अप्लाई करें? ताकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में एक ज़रूरत है अकाउंट्स के टीचर का। अब हम क्या किए हैं, सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल दिए, वांटेड अकाउंट्स टीचर फॉर XYZ स्कूल। अब यही होता है रिक्रूटमेंट। क्यों? लोग देखेगा, इसकी अप्लाई करेगा। अब चाहिए तो हमको एक अकाउंट्स टीचर, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 20 टीचर का, मेरे लिए बेटर है। क्यों? चॉइसेस बढ़ गया है मेरे पास। तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है रिक्रूटमेंट का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करें उस पोस्ट के लिए, ताकि मेरे पास सैंपल साइज बड़ा हो, हम ज़्यादा बेटर वे में चूज कर पाए। तो समझ में आ गया रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को परसुएट करना, इंड्यूस करना कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई करिए। क्लियर पॉइंट? अच्छा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का 2 सोर्स होता है, एक है इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है जब रिक्रूटमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लोग को ही बोल रहे हैं कि भाई अप्लाई करो जॉब के लिए, और उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही कोई एक को आप सिलेक्ट करोगे, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब रिक्रूटमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, कोई बाहर का लोग अप्लाई कर रहे हैं और उन लोग में से कोई एक को हम चुनेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इसके एक एग्जांपल देते हैं हम, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के एग्जांपल देते हैं। मान लो एक स्कूल है, अब एक स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर्ड होने वाला है, अब उस स्कूल को नया प्रिंसिपल चाहिए। स्कूल का मैनेजमेंट बोला कि जितना भी टीचर्स है जिसका 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, आप लोगों में से आप लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करिए, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हम लोग एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके लिए 15 टीचर जो है अप्लाई कर दिया, जो स्कूल के अंदर ही था, इसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोग पहले से मौजूद था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उन लोग पहले से मौजूद था, और एग्जिस्टिंग टीचर में से ही हम सबको बोले आप अप्लाई करिए। और जब एग्जिस्टिंग टीचर लोग ही अप्लाई कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब हो जाता है सर कि वो टीचर, मतलब हम न्यूज़पेपर में एक ऐड डाल दिए, पोस्ट डाल दिए, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिए, पोस्ट डाल दिए है, ऑलरेडी हमको एक टीचर चाहिए, सॉरी एक प्रिंसिपल चाहिए, ये बोलकर कि वी नीड अ प्रिंसिपल, रिक्वायर्ड अ प्रिंसिपल। अब बाहर के जो टीचर्स है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर हुआ? इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है। अब देखो इंटरनल सोर्स का कितना चैनल्स है,
इंटरनली अगर आप लोगों को बोल रहे हैं अप्लाई करने, रिक्रूट करें, उसका कितना चैनल है? पहला है ट्रांसफर। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी है उसका दो ब्रांच है, ए और बी। ब्रांच ए में वर्कर ज्यादा हो गया, ब्रांच बी में कम है, तो ए से सरप्लस वर्कर को बी में भेज दिए, तो ये हो गया ट्रांसफर। ये भी रिक्रूटमेंट है एक तरह का, इंटरनल सोर्स का। फिर होता है प्रमोशन। ब्रांच बी का मैनेजर रिटायर्ड हो गया, इसका असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके हम बना देते हैं मैनेजर, तो ये हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक पर्सन को सेम जॉब, सेम पे स्केल, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्ट एक जगह से दूसरा जगह हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। प्रमोशन का मतलब होता है आपका जॉब इनलार्जमेंट, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, आपका सैलरी बढ़ गया, आपका रोल बढ़ गया, इसको बोलते हैं प्रमोशन। फिर होता है डिमोशन, भी डिमोट कर दिए, लोअर पोजीशन में भेज दिए। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ठीक है ना, या लोअर पोजीशन में ज़रूरत ज़्यादा है काम का। ले ऑफ्स, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, ले ऑफ का मतलब होता है कि फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन से हटा देना, ठीक है। देखो, डिमांड कम है, जब रिसेशन आता है कंपनी ले ऑफ करना चालू करता है। ले ऑफ का मतलब होता है भाई आपको अभी हम हटा दे रहे, जब काम ज़्यादा होगा फिर आपको वापस बुला लेंगे। तो ले ऑफ वाला वर्कर लोग को भी जब हम वापस काम में बुलाते हैं, इसको भी क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कि पहले काम करता था, हटा दिए थे, काम का कमी था, अभी काम बढ़ा है, वापस से बुला के उसको रख ले रहे हैं। फिर होता है री एम्प्लॉयमेंट। री एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्कर रिटायर्ड कर गया है, बट अचानक से मेरा काम का प्रेशर बढ़ गया है, तो जो रिटायर्ड वर्कर है हम उन लोग को रिक्वेस्ट करके वापस से कुछ दिन के लिए काम में बुलाए। जैसे कि देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था पता है? बैंक के ऊपर चाप बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। अब बैंक सोच रहे कि यार 6 महीना प्रेशर रहेगा, 6 महीना के अंदर अगर हम नया हायरिंग करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, इतना वक्त है नहीं। जो स्टाफ लोग रिटायर हुआ है उन लोग को बुलाओ कि भाई 6 महीने के लिए काम करिए, प्लीज़ सैलरी लीजिए, काम करिए। तो ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, री एम्प्लॉयमेंट। तो ले ऑफ का मतलब होता है जो वर्कर को हम निकाले हैं उसको वापस बुला रहे हैं। री एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो वर्कर रिटायर्ड कर गया उसको वापस काम में रख रहे हैं। ये चारों जो पांचों जो है ये मेथड है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, पहले इसको देखते हैं। इकोनॉमिकल, आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायरिंग कर रहे हैं तो इसमें खर्च कुछ नहीं होगा, बहुत इकोनॉमिकल है, चीप सोर्स है, किसी को बोलने का दरकार नहीं है, कहीं पे एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे, कहीं पे कुछ खर्च नहीं कर रहे, वेरी इकोनॉमिकल है। फिर है इनकरेजमेंट टू रेंडर बेटर सर्विस। देखो, अगर हम कोई टीचर को ही प्रिंसिपल बना रहे हैं, बाकी सब टीचर्स लोग मोटिवेट होगा कि यार आज ये प्रिंसिपल बना है, जब ये रिटायर्ड होगा तो हम लोग का चांसेस है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ताकि हम लोग का चांसेस ज़्यादा है प्रमोशन होने का, है ना। फेमिलैरिटी, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो वर्कर जो ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लस माइनस सब पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी सब पता है उसको, तो वो फेमिलियर है वर्किंग कंडीशन से, उसके लिए आसान है एडजस्ट कर जाना न्यू रोल में। मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, मोरल अप होता है कि और बेटर हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है। ट्रांसफर से क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सरप्लस एक्स्ट्रा वर्कर्स है, वहां से वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वर्कर्स कम है आप भेज सकते हैं। तो ये क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का। बेटर सिलेक्शन, देखो क्योंकि एम्प्लॉयज लोग ऑलरेडी पहले से काम करता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे लिए सिलेक्ट करना क्या होता है, बहुत
आसान हो जाता है, हम इजीली सिलेक्ट कर पाते हैं किसको हमको जॉब में रखना है, क्योंकि हम सबको तो जानते हैं कौन हार्ड वर्किंग है, किसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किसका क्या नेचर है। तो सिलेक्शन करना इंटरनल रिक्रूटमेंट में बहुत, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत आसान हो जाता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, सिलेक्शन करना आसान है ना। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग कम है, खर्च कम है, तो ये सब एडवांटेजेस है, क्योंकि हमको तो पता ही कि कौन कैसा है नहीं है, ज़्यादा सवाल जवाब करना नहीं पड़ेगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल को इंक्रीज कर देता है कि भाई यहाँ काम करो, आपका चांसेस है बड़ा पोजीशन में जाने का, गुडविल आपका क्रिएट होने का चांसेस है। तो ये सब क्या हो गया, दीज आर ऑल एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बट सर कुछ डिसएडवांटेज भी है, फूल के साथ तो कांटा भी आता है ना, सिर्फ तो फूल नहीं आएगा, गुलाब के साथ कांटा भी आएगा, तो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आएगा। तो क्या डिसएडवांटेज रहता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का? सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड चॉइस। क्या मतलब है सर लिमिटेड चॉइस का? अब देखो, क्योंकि आप कुआं का मेढक को ही ले रहे हैं जो ऑलरेडी कुआं में है, समझ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर है उसी को आप हायर कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस तो लिमिटेड है ना, 10 15 20 वर्कर है, उसी में से आपको एक को चुनेंगे पोजीशन के लिए, तो चॉइस बहुत लिमिटेड है, बस इसी में से सिलेक्ट कर लो। डिप्राइव्ड ऑफ फ्रेश टैलेंट, कोई फ्रेश टैलेंट बाहर से नहीं आ रहा है, कोई अगर आप बाहर से लाइएगा, एक फ्रेश जोश रहेगा, खून रहेगा, नया खून आएगा, नया एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ लेथर्जी, क्या मतलब है? देखो, बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, आपका टैलेंट के बेसिस पे प्रमोशन नहीं होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। जो सीनियर, जैसे कि देखो सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बनता है सीनियरिटी के बेसिस पे, जो सबसे सीनियर रहेगा वो बन जाएगा। उसी तरह गवर्नमेंट जॉब में भी जो आपका पोस्टिंग मतलब प्रमोशन होता है वो भी आपका सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, आप काम कैसे भी कर रहे हो। तो यहाँ पे एक लेथर्जी आ जाएगा, अरे क्या है उतना मेहनत करके, 8 साल बाद तो प्रमोशन मिलना ही है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कि लेथर्जिक बिहेवियर, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लेजीनेस आ जाएगा वर्कर्स के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्या मतलब है? देखो, बार बार आप अगर इंटरनल सोर्सेज के लिए ट्रांसफ़र करिएगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो वो वर्कर तो पहला बात तो वो खुश नहीं रहेगा, उसको कोई भी काम अच्छे से पूरा तरीके से स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, उसका इंथुजियाज्म वो लूज़ कर जाएगा। बोले यार, देखते हो ना गवर्नमेंट जॉब में जो अच्छा ऑफिसर रहता है, बार बार उसका ट्रांसफ़र किया जाए तो बेचारा का दिल टूट जाता है, उसको लग जाता है कि यार ये कौन सा बात है, तो इंथुजियाज्म वो लूज़ कर जाता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि हम क्या बताए, जो इम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब क्या क्या सोर्सेस है एक्सटर्नल सोर्स का? पहला है एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट डाल दिए न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दिए, टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट डाल दिए, फेसबुक इंस्टा में ऐड डाल दिए, आप ऐड के थ्रू हायर करने का कोशिश कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, देखो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस भी रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना जॉब कंसल्टेंसीज। आप कंसल्टेंसी के पास गए, बोले हमको 10 वर्कर चाहिए, वो अपना डेटाबेस में खोजेगा, आपको दे देगा। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस या थ्रू कंसल्टेंसीज हायरिंग जो किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का रिकमेंडेशन के थ्रू, जैसे कि हम मान लो कॉमर्स के टीचर एक स्कूल में, अब प्रिंसिपल या मैनेजमेंट हमको बोला कि सर एक और टीचर का ज़रूरत है, देखिए ना आपका कोई जान पहचान में है। अब उनको पता है भाई ये कॉमर्स का टीचर है तो इसका दोस्ती यारी होगा बाकी सब कॉमर्स के टीचर के साथ, तो हम रेकमेंड कर दिए अपना 2 दोस्त को, हाँ मेरा 2 फ्रेंड है, उन लोग को बुलाते हैं, इंटरव्यू ले लीजिए। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, हम रेकमेंड किए। लेबर यूनियंस का रिकमेंडेशन से भी होता है, लेबर की यूनियंस है, बोले भाई 10 वर्कर और चाहिए, तो यूनियन अपना जान पहचान वाला खोजेगा जो उन लोग से अच्छा टर्म्स में अच्छा वर्कर है और उन लोग को भेज देगा, जाइए इन लोग का देखिए, इन लोग को ट्राई कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। देखते हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बाहर में आता है कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट लोग इंटरव्यू देते हैं, टेस्ट देते हैं, पास हो गया, जॉब मिल गया। तो ये थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये होगा इंटरनल सोर्स ऑफ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल। नए नए फ्रेश
टैलेंट्स को IITs, IIMs, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज से हायर किया जाता है। फिर आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है ना, हम डायरेक्ट बोल दिए एक ठेकेदार, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ठेकेदार। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अब मेरा ढलाई होने वाला है, हमको कल 50 मजदूर की ज़रूरत है। हम ठेकेदार को बोले कल सुबह 5 बजे 50 मजदूर चाहिए, ढलाई होगा। वो तो तुमको कुछ नहीं बोला, वो ठेकेदार पूरा सबको लेकर आ जाएगा। 50 मजदूर को सुबह सुबह पूरा दिन काम कराओ, पूरा दिन मेहनत करवाओ, शाम में लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे दो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर उन लोग को बांट देगा। तो ये भी एग्जाम्पल है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। फिर आता है फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। पुष्पा मूवी देखे हो ना, कैसे गाड़ी लेके आता है, चलो 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 दिहाड़ी इतना मिलेगा इतना मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल होता है फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे तुम भीड़ लगा के खड़ा रहोगे। देखिए तुम लोग का जो आसपास मार्केट है, जैसे हम जो एरिया में रहते हैं, हम तोपसिया में रहते हैं, तो हम लोग के तोपसिया का जो कोहिनूर मार्केट हो गया, जीन मस्जिद हो गया, सबगाछी एरिया हो गया, तो ये सब एरिया में क्या होता है, सुबह सुबह तुम जाओ। पहले जब हम छोटे थे तो पापा के साथ जाते थे स्कूल, बैठ के देखते थे यार डेली इतना भीड़ क्यों लगा हुआ रहते हैं यहाँ, लगता तो कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ क्या। बाद में पता चला ये लोग मजदूर है, राज मजदूर है, लकड़ी का मिस्त्री है, पाइप का मिस्त्री है। ये लोग सुबह सुबह आके लाइन से खड़ा होकर रहता है, क्या हुआ, लाइन से खड़ा होकर रहता है, जिसको जरूरत होगा वो जाएगा, वर्कर को लेकर आएगा। तो ये हो गया फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। वर्कर बाहर खड़ा रहेगा लाइन से, भीड़ लगाकर, आप लोग जाइए, पकड़िए और लेकर निकलिए, ठीक है। फिर होता है थ्रू इंटरनेट, naukri.com है ना, जॉब सीकर्स, फिर तुम्हारा jobstreets.com, लिंक्डइन, ये सब के थ्रू आप हायर कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का। अब सर इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स का? नंबर 1, वाइडर चॉइस। आपके पास चॉइस बहुत वाइड है, पूरा मार्केट आपके लिए खुला है, जिसको बुलाना है बुलाइए, आप अपना पसंदीदा के हिसाब से, पसंद के हिसाब से हायरिंग करिए। फ्रेश टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलता है, नया खून नया जज्बा के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, न्यू एम्प्लॉय आया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी compete करने का कोशिश करेगा उसका फ्रेश टैलेंट के साथ। क्वालिफाइड पर्सनल को आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में चॉइस बहुत वाइड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरा हुआ है, और ये कंप्लीट सोर्स है। देखो इंटरनल सोर्स में अगर आप मान लीजिए प्रमोशन करते हैं किसी का, तो जिसका प्रमोशन किया, मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके मैनेजर बना दिए, अब असिस्टेंट मैनेजर का तो पोजीशन खाली हो गया ना, अब इसके लिए कोई बाहर से लोग आएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स लगेगा ही लगेगा। इंटरनल सोर्स में भले आप प्रमोशन कर दिए, बट इस प्रमोशन जिसका किए उसका जगह को फिलअप करने के लिए बाहर से तो कोई ना कोई को लाना ही होगा। तो एक्सटर्नल सोर्स अपने आप में कंप्लीट है, इंटरनल सोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है सर एक्सटर्नल सोर्स का? सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बोल सकता है अरे बाबा दिन भर मेहनत किया, सालों साल मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, और बाहर का आदमी को देखो ना, आते साथ एकदम मैनेजर बना दिया यार, थोड़ा सा। दूसरा, ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, पैसा खर्च होता है इसमें, है ना, इसमें पैसा खर्च होता है हायरिंग करने में, एडवर्टीजमेंट देने में, कंसल्टेंसी चार्जेस पे करना पड़ता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। एडवर्टीजमेंट निकालो, एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करो, लेंदी प्रोसेस है, और चांस है रॉन्ग सिलेक्शन का भी, क्योंकि आप तो उसको जानते नहीं है। लो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो ना, डिस्टर्ब हो रहा है हमको, ठीक है। तो चांस है रॉन्ग सिलेक्शन का, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप तो उसको अच्छे से जानते नहीं है ना, आप उसका CV देखे, एक दो बार इंटरव्यू के लिए बुलाया और आपको जॉब में दे दिए, अब वो कैसा है नहीं है यू डोंट नो, यू हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट। तो देयर इज चांस होता है भाई, अरेंज मैरिज में चांस है रॉन्ग सिलेक्शन का, तो यहाँ पे भी सेम चांस है रॉन्ग सिलेक्शन का, क्योंकि आप तो देखे नहीं। अब वो जब जॉब के लिए आ रहे तो वो तो अपने बारे में अच्छा ही अच्छा चीज़ बताएगा ना, तो कुछ बुरा चीज़ नहीं बताएगा अपने बारे में। क्लियर हुआ? तो दीज अभी हम आपको क्या समझाए,
सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, क्या क्या चैनल्स है इंटरनल सोर्स में, क्या क्या चैनल्स है एक्सटर्नल सोर्स में, इंटरनल सोर्स का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एक्सटर्नल सोर्स का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, ट्रांसफर और प्रमोशन के बीच का क्या डिफरेंस है। देखो, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक वर्कर को एक जगह से दूसरा जगह भेज रहे हैं, सेम जॉब रोल है, सेम पोजीशन है, सेम पे स्केल है, बस जगह बदल रहा है। प्रमोशन में क्या होता है, आपका पोजीशन बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, जॉब रोल बढ़ रहा है। ट्रांसफर में आपका स्टेटस सेम रहता है, प्रमोशन में आपका स्टेटस बढ़ जाता है। ट्रांसफर में आपका लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहेगा, प्रमोशन में आपका लेवल ऑफ अथॉरिटी भी बढ़ जाएगा। ट्रांसफर में आपका सैलरी अनचेंज रहता है, प्रमोशन में आपका सैलरी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर में वर्कर मोटिवेट नहीं होगा, प्रमोशन में वर्कर मोटिवेट होगा। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के एग्जांपल है, बस एक जगह से दूसरा जगह, पोजीशन सेम है। प्रमोशन वर्टिकल का एग्जांपल है, ठीक है ना, पोजीशन आपका बढ़ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट होपफुली समझ में आ गया आपको, रिक्रूटमेंट का मीनिंग, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन। सर सिलेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन। देखो, सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितना भी लोग अप्लाई किए हैं जॉब में, जो भी रिक्रूटेड कैंडिडेट है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है उसको जॉब में सिलेक्ट कर लेना। यही है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, कि आउट ऑफ द रिक्रूटेड कैंडिडेट जितना एप्लीकेशन आया है उसमें से जो सबसे बेस्ट सूटेड है फॉर द जॉब, उसको जॉब में प्लेस्ड कर देना, रख लेना। यही है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। तो देखो, selection means the process of choosing the most suitable candidate or the best candidate from among the applicants to fill the vacant position in the organization. क्लियर। अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है सर। अब देखो, ये जो प्रोसेस और स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हम बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा स्टेप फॉलो होता हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ CV देख के जॉब में रख लिया, कहीं पे आपका टेस्ट लिया, फिर आपका इंटरव्यू लिया, फिर आपको जॉब में रखा। बट कंप्लीट जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो होपफुली क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब सबसे पहला जो स्टेप्स है, सिलेक्शन का, वो है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। जितना भी रिक्रूटमेंट के थ्रू एप्लीकेशंस आया है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। स्क्रूटिनाइज करने का मतलब क्या है, चेक किया जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है या नहीं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक फिजिक्स टीचर चाहिए, तो हम देखेंगे ना भाई मिनिमम जो है BSc इन फिजिक्स रहना चाहिए, MSc इन फिजिक्स रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कॉमर्स वाला अप्लाई कर दे रहा है। तो इसको बोलते हैं स्क्रूटिनाइजिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। स्क्रूटिनाइज करके जो सही CV है उसको रखेंगे, जो बेकार है उसको रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जिसको जिसको सिलेक्ट किया, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये देखने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में आपको एक एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा उसको अपना हैंडराइटिंग में फिलअप करो, ये देखने के लिए कि आपका बेसिक राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। जिसमें आपको बोला जाएगा अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन और रेफरेंसेस भी भरिए, तुम लिखें। आफ्टर दैट आपको एक रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ताकि आपका नॉलेज, एडुकेशन ये सब चेक किया जा सके। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका IQ, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, जॉब का टेस्ट, इंटरेस्ट का टेस्ट, नॉलेज का टेस्ट, ये सब आपका चेक किया जाएगा सही है या नहीं है। ये सब राउंड क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको फाइनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फाइनल इंटरव्यू में आपसे डिस्कस होगा, हाँ भाई देखिए आपका सैलरी कितना एक्सपेक्टेशन है, ये हम लोग का नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, आप इतना दिन काम करिएगा, तो सब मतलब बेसिक्स, क्या छुट्टी का रूल है, कितना पैकेज है, सब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उस समय अगर आप फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, देन आपको रेफरेंस चेक किया जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा।
कैरेक्टर कैसा है, सोशल रिलेशन कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। नॉर्मल बोले तो पुलिस वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक को बोला जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन। कहीं इसके ऊपर कोई चोरी चमारी का, कोई मर्डर का, कोई छेड़छाड़ का मुकदमा तो दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये रेफरेंस चेक करने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म, सिलेक्शन कंफर्म के बाद आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। अब देखिए, अगर आर्मी एंड ऑल है तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम आर्मी, पुलिस ये सब में जा रहे हो, मिलिट्री फोर्स में। बट अगर नॉर्मल जॉब है, जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं रेलवेज के लिए, ठीक है ना, रेलवे ऑफिसर के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर इन दैट केस आपका मेडिकल टेस्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट्स अब अगर आप फुलफिल कर देते हैं देन यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, ठीक है। चलो, वंस यू क्वालिफाइड, आप एक बार मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है, आप एक बार मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपको जॉब का ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। तो किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट है तो हमसे ज़रूर आप लोग पूछ लीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। हम जितना धीरे धीरे करके जितना हो सकता है, इसको भी ले लो, खेलने दो उसको, इसको भी ले लो, टाल लो, खेलने दो। जितना बार चाहे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बस जॉब हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का क्या डिफरेंस है सर? देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को परसुएट करना कि जॉब के लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन का मतलब होता है वो रिक्रूटेड कैंडिडेट में से सबसे बेस्ट को चुन लेना। रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम लोगों को बुलाया जाता है, सिलेक्शन में उस मैक्सिमम लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है कि यहाँ पे लोगों को निकालते हैं। रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन उसके बाद में होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, सिलेक्शन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे होता है, सिलेक्शन एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में कोई टेस्ट हर्डल देने का जरूरत नहीं, बस अप्लाई कर दो। सिलेक्शन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ पॉइंट? यहां तक कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। तो इस आज का क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आराम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए क्योंकि ये चैप्टर के बाद बाकी सब चैप्टर यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा। ये एक सैंपल चैप्टर है जो हम यूट्यूब में अवेलेबल करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल रहेगा। हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा इस चैप्टर का 10 साल का सॉल्व करके देंगे, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब में तो आता है 2 दिन पहले, आपको अभी सेम दे देंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है, 5 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, 2 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, और आंसर भी दे देंगे। आपको बस पढ़ना है, याद करना है, समझना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग का कुछ तरीका भी आप लोग को सिखाएंगे हम, कैसे फुल मार्क्स स्कोर करना है, ये सब थ्योरेटिकल पेपर में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।